नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, जो कि कल कैबिनेट के द्वारा पास की गई है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अभी तक भारत में कितनी एजुकेशन पॉलिसी जा चुकी है। तो भारत में अभी तक 3 एजुकेशन पॉलिसी जा चुकी है। पहली जो एजुकेशन पॉलिसीज थी वो 1968 में आई थी, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। इसके बाद राजीव गांधी के टाइम में 1986 में, और उसमें कुछ सुधार 1992 में किए गए, और अब 2020 में ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो अभी भारत दरअसल जो एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ 2.7% ही अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करता है। तो इसको बढ़ा के 6% एक्सपेंड किया गया है। तो अभी जो दूसरे देश है जैसे फिनलैंड 7%, यूएसए 5%, भूटान 7% अपनी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत की जो एजुकेशन सेक्टर में इतनी कम इन्वेस्टमेंट की दो प्रमुख वजह है। पहला, भारत में अभी भी गरीबी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से वो अपने गरीब वंचित वर्गों के लिए पॉलिसी बनाता है। दूसरा, भारत अभी आसपास दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जैसे पाकिस्तान और चीन। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो एजुकेशन पॉलिसीज है, ये TSR सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंगन के सजेशन के आधार पे सरकार ने लागू की है बेसिकली। और इसमें लगभग 2.5 लाख पंचायत और 2 लाख से अधिक सजेशंस आए हैं। तो इसके अलावा जो MHRD मिनिस्टर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाएगा। इससे हालांकि 1986 से पहले इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदल के MHRD मिनिस्ट्री रखा। तो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी प्रमुख बातें यह है कि 2030 तक एक तरीके से जो प्राइमरी लेवल है उसमें 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लेके आना है, और एमफिल अब से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं स्कूल लेवल पे सरकार ने क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें कही है। तो बेसिकली स्कूल का मतलब होता है नर्सरी से 12th तक का। तो अभी तक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें क्या था, 10+12 की 10वीं तक आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे, और 12वीं के 11th-12th में आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते थे, आर्ट, कॉमर्स या साइंस। लेकिन अब से जो है स्कूल क्लास स्ट्रक्चर सरकार ने 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें 5+3+3+4। तो पहला 5 जो है प्राइमरी लेवल पे होगा, इसमें प्री स्कूल होगा और पहली और दूसरी क्लास शामिल होगी। दूसरा आपका 3 साल, उसमें तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास होगी। इसमें बेसिकली मदर टंग का इस्तेमाल किया जाएगा पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और तीसरा जो मिडल लेवल है उसमें 6, 7, 8 क्लासेज शामिल होगी। और चौथा है 9 to 12, ये सेकेंडरी लेवल का होगा। इसमें मल्टी स्ट्रीम्स होगी। पहले क्या होता था कि आपको 11th-12th में अपनी एक कोई स्ट्रीम्स लेनी पड़ती थी, लेकिन ये अब मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस में म्यूजिक भी आप इंक्लूड कर सकती है, या फिजिकल साइंस में। तो मल्टी लैंग्वेज होगा, तो प्रीवियस की तरह नहीं होगा ये। तो अब बात करते हैं क्लास 6। दरअसल क्लास 6 से ही अब वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। और बाई 2025 तक प्लान है कि 50% भारत में जो पढ़ने इस बच्चे हैं वो स्किलफुल हो गए। और 12वीं के बाद में जब बच्चा पास करेगा, स्टूडेंट पास करेंगे, तो उनके पास कोई ना कोई स्किल होगी। तो ये एक बेरोजगारी को काउंटर करने का एक सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है, ताकि भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कोई स्किल ना हो। तो एक तरीके से जो न्यू करिकुलम बनाया जाएगा, सिलेबस में भी कुछ रिडक्शन होगा, तो NCERT इसको मैनेज करेगी। तो अब ये सभी स्कूलों के पास सेमेस्टर्स हो गए। तो सेमेस्टर साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होंगे। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस होगा। बेसिकली रिपोर्ट इसमें जो परख एक तरीके से सरकार ने योजना बनाई है। परख का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होगा, वो उसमें 3 प्रकार की एनालिसिस होगी। पहला, स्टूडेंट अपना खुद एनालिसिस करेगा, है ना। दूसरा, उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो उसमें लिखेंगे कि वो उसके बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं। तीसरा, खुद टीचर उसका एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली फिर इसको क्रेडिट के आधार पे आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट्स की। इसके अलावा जो मेरिटोरियस बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी
कहा जाएगा कि वे भी अपनी स्कॉलरशिप दे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो अभी 2030 से सरकार सोच रही है कि एजुकेशन सिस्टम में जो टीचिंग है उसके लिए बीएड 4 साल की कर दी जाए, जो अभी 2 साल की होती है, ये 2030 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार चाहती है कि हायर एजुकेशन में जो एंट्रेंस एग्जाम हो वो एक ही अथॉरिटी ले, जैसे एनटीए ही ले। तो इसके अलावा जो स्कूल लेवल पे जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 30:1 रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन ई लर्निंग कोर्स भी स्टूडेंट के लिए बात कही है। तो अब हम कॉलेज या हायर लेवल की बात करते हैं। दरअसल कॉलेज हायर एजुकेशन जो स्टार्ट होता है हमारा, वो 12th के बाद होता है। तो 12th के बाद में ग्रेजुएशन होती है, फिर एमफिल या पीएचडी होती है। तो अभी क्या होगा, अब न्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम में 1 साल का अगर आप हायर एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल कंप्लीट करते हैं तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल होती है तो डिग्री दी जाएगी। लेकिन इसके बीच में अगर आप 3 साल से पहले भी कोई आपका मन नहीं लगा पढ़ाई में, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपने जो अभी तक शिक्षा प्राप्त की उसके आधार पर आपको क्रेडिट दिया जाएगा। तो आपका पूरा ब्यौरा डिजी लॉकर में रखा जाएगा। तो आप कहीं भी जब जॉब्स के लिए अप्लाई कराएंगे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, तो आपका सारा डाटा वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट फॉर्म है, तो आप किसी भी कोर्स में एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 भागों में बांटी गई है जो हायर एजुकेशन है। पहला, जो आप जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं कि 12वीं के बाद आप सीधी जॉब्स की तैयारी कीजिए, तो ये 3 साल का कोर्स होगा। जो दूसरा है उसमें 4 साल का रिसर्च ओरिएंटेड होगा, उसमें 4 साल आप रिसर्च की तरह पे आपको पढ़ाया जाएगा। फिर 1 साल की एमए होगी और फिर 4 साल की पीएचडी हो जाएगी। तो इसमें एमफिल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो ये बेसिकली जो ग्रेजुएशन डिग्री है ये मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पहले होता था कि हम अगर पॉलिटिकल साइंस किए तो पॉलिटिकल साइंस ही डीप पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट इंग्लिश या फिलोसफी या म्यूजिक में है तो हम वो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, आप अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज जो है ना उनके पास ग्रेडेड एटोनॉमी होगी, तो वे आप यूनिवर्सिटी के पास ग्रेडेड एटोनॉमी होती है तो अब कॉलेज के पास भी होगी। और इसके अलावा सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन का जो बनाया जाएगा। तो इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या यूनियन हो, सॉरी सेंटर हो, स्टेट हो या फिर डीम्ड हो, तो अभी लगभग 45,000 के करीब कॉलेज है भारत में। तो इन सब के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड हो गए। तो हायर एजुकेशन में आप बात करते हैं कि अभी जो हायर एजुकेशन में भारत का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो लगभग 26.3% है और 2035 तक इसे लगभग 50% करने का विचार किया गया है। तो इसके अलावा 3,50,00,000 नई सीट्स जनरेट करने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जैसे यूएसए में रिसर्च के लिए अलग से फोरम होता है, इंडिया में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा जो भारत में रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा अभी हमने बात की वन अथॉरिटी होगी हायर एजुकेशन के लिए, जो कि यूजीसी, एआईसीटीई और नेक को मर्ज करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जो भारत में हायर एजुकेशन को देखेगा। इसके अलावा भारत में ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए जो भारत के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हायर शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड जाते हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में ही खोला जाएगा। ऐसा भारत की सरकार उनके साथ कोलैबोरेशन करेगा ताकि भारत के लोग जो ब्राइट माइंड है वो यहीं पे रह के अपनी पढ़ाई करे। इसके अलावा जो कॉमर्शलाइजेशन है उसको भी रोकने का प्रयास किया गया है। फीस कैप प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ पे किया जाएगा। तो इसके अलावा 2030 तक भारत एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो है 1 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का प्रयास किया जाएगा। 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन करने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो बेसिकली इसके कई बेनिफिट्स हो गए ऐसा हमें लगता है। पहला कि ये जो एजुकेशन है ये इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ सरकार का एक कदम है, जिससे कि सभी व्यक्तियों, स्टूडेंट्स तक ले जाने का विचार है। दूसरा, जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, जो प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं, तो उसकी तरफ भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत में स्किल इंडिया
और अन्य प्रकार के रोजगार की बात होती है वो वोकेशनल एजुकेशन से ही आएगी। और इसके अलावा 2025 तक प्रयास किया गया है कि 50% लर्नर्स एक ना एक स्किल में ज़रूर वे एक्सपर्ट हो जाए। तो इसके अलावा जो एजुकेशन पॉलिसीज है न सिर्फ एजुकेशन बल्कि न सिर्फ एजुकेशन बल्कि नॉलेज डेवलपमेंट में भी काम करेगी। वो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी, लॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बढ़ाएगी। इसके अलावा टीम एफर्ट्स में भी करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके अलावा जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इंडियन नॉलेज एजुकेशन सिस्टम का प्रभाव दिखता है कि वेस्टर्न मॉडल का सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों का बैलेंस रखा गया है। तो नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड बात की गई है। और इसके अलावा जो एग्जाम्स हो गए वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही हो गए कॉलेज और स्कूल लेवल्स पे। तो इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इंडिया जो है एक तरीके से नॉलेज एंड स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है अगर इम्प्लीमेंट ये पॉलिसी अच्छे से की जाती है। तो इसके अलावा जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है अराउंड 65%, वो 35 साल से कम है। तो इसके अलावा जो टॉप यूनिवर्सिटीज की ब्रांच भारत में आएगी जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इन सब, तो वे भारत में आएगी तो भारत के स्टूडेंट यहीं पे पढ़ेंगे। तो इससे ब्रेन ड्रेन का जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी और भारत में रह के लोग रिसर्च पे ध्यान देंगे। तो इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का, ऐसा हमें लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।